ये स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। इसका हमने फर्स्ट पार्ट बना दिया है, उस पर अपलोड भी कर दिया है, आप लोग देख लें। और ये सेकंड पार्ट है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 4 मिनट का लगभग वीडियो बन पाया था। अब ये फुल वीडियो है, शायद फुल जाएगा ये वाला वीडियो। आइए देखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था वहाँ पे, आइए देखते हैं इससे आगे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपासना आरंभ किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें ज़रूर ऐड कर लें कि जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ फसलों को उपासना आरंभ किया। कहाँ? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों। अभी ये मैप में देखेंगे अभी। आइए देखते हैं मैप में। तो सबसे पहले क्या है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। ये हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये वाली। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य। ये हैं उत्तर पूर्व में विंध्य पहाड़ियाँ, ये रहीं विंध्य पहाड़ियाँ। ये हैं गारो पहाड़ियाँ। यहीं सबसे पहले कृषि का विकास हुआ और चावल उपजाया गया, चावल। आइए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंध तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। आइए ऊपर दिखते हैं। यह है सिंध नदी, यह है इसकी सहायक नदी। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो नदियाँ मतलब एक नदी से मिलती हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। आइए मैप में देखते हैं। ये है गंगा, इसकी सहायक नदी सोन, ये नहीं दोनों। गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा और सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। आइए ये पढ़ते हैं। मानचित्र फर्स्ट। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्राय उप महाद्वीप कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलो ऊपर पढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आइए ऊपर पढ़ते हैं। एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना संभव नहीं था। जिन्होंने चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके,
तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए हैं और यहीं बस गए हैं। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृत परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, तराशने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहते हैं। देश के नाम, आइए अब देश का नाम जानते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द किससे निकला? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित इस भूम प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृत ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इनका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आइए हम इस चीज़ को मैप में समझते हैं। ये है, ये ईरानी और यूनानी यहाँ से आए और इस क्षेत्रों को हिंदोस अथवा इंडोस का और इस क्षेत्र को इंडिया कहा। और जो यहाँ लोगों का समूह था इस क्षेत्र में, उसे भारत कहा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था ना। अतीत के बारे में हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत के बारे में जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने का पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी होती हैं। कहने का अर्थ है जो पांडुलिपियाँ हैं वो भूज नामक पेड़ की छाल पर लिखी होती हैं। कहने का अर्थ ये है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये है, ये भूज के पेड़ से बनी हुई पांडुलिपि। ये आइए ऊपर बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों, विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि से सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और संस्कृत और तमिल भाषा का लोग राजा वगैरह करते थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। कहने का अर्थ ये, पहले लोग अपने जो राजा महाराजा थे वो अपने जो युद्ध जीतते या फिर उन्हें कुछ लिखो, मतलब उस पत्थर में उत्कीर्ण करवा दिया गया था जिससे लोग पढ़ सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। कोई आदेश उत्कीर्ण करवा दिया। आइए अभी पढ़ते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान
कि कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों से बना है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ, जो अशोक नामक राजा का है। इसमें जो लिपियाँ प्रयोग हुई हैं वो यूनानी तथा अरामाइक हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यहाँ कुछ रह गया। ये बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के कैसे भिन्न हैं। ये जो है ये ऐसे पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व। ऐसे ऐसे सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। आइए अब ऊपर पढ़ते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनमें इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच जाते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुरंग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देशों के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर के तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करके करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यहाँ पर ये समझाने की प्रयास किया गया कि अतीत अलग अलग है। जो हमारा अतीत है वो अलग है, राजा और रानियों का अतीत अलग है, व्यापारियों का अतीत है वो अलग है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम
आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और बताओगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईपू यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तिथियों का आरंभ है ईसा मसीह के जन्म से। अगर हम कह रहे हैं 2000 तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म को 2000 वर्ष हो गए हैं। 2025 यानी कि ईसा मसीह के जन्म को 2025 वर्ष हो गए हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। तिथियां और इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईपू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट वर्तमान से पहले है। तो ये बुक हम लोगों ने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।